न्यूक्लियर साइंस में है, यानी परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में ये रिसर्च करता है। और इसका जो कि केमिकल इंजीनियरिंग में भी रिसर्च करता है और मटेरियल साइंस एंड मेट्रोलॉजी में इसका जो कि रिसर्च होता है, अनुसंधान होता है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में भी इसका बड़ा रिसर्च होता है। जो इसका रोल है वो चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे बड़ा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का, जो कि मेडिसिन और बायोलॉजी के क्षेत्र में एडवांस कंप्यूटिंग यानी सुपर कंप्यूटर यानी उन्नत पीढ़ी के कंप्यूटरों का इसमें शोध होता है, रिसर्च होता है। हाई एनर्जी प्लाज्मा फिजिक्स के क्षेत्र में भी यहाँ पे रिसर्च होता है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर, जो कि दुनिया में ऐसा पहला रिएक्टर है जिसमें कि यूरेनियम और प्लूटोनियम का जो कि मिश्रित कार्बाइड ईंधन का प्रयोग किया जाता है। यानी इसका जो मुख्य कार्य है दोस्तों वो लेजर साइंस और एक्सीलरेटर साइंस में इसका मुख्य योगदान है। जो साथ ही साथ इसका जो काम है वो रेडियो आइसोटॉप्स का प्रोडक्शन करना, रेडियो आइसोटॉप्स का निर्माण करना है। तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभिजीत जीएस एक्सप्लोर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय परमाणु अनुसंधान के बारे में, जानेंगे कि हमारे देश में वर्तमान में अभी परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में कितने संस्थाएं कार्य करते हैं, उसका क्या महत्व है और वो किस क्षेत्र में कार्य करते हैं, उसका स्थापना कब हुआ और उसका मुख्यालय कहाँ है, और इस सभी का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने किस तरह से सफर शुरू किया और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में जो विभिन्न संस्थाओं का जो स्थापना किया गया उसका क्या योगदान है परमाणु एनर्जी के क्षेत्र में। दोस्तों इसके बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। दोस्तों वीडियो को अंतिम तक देख कर जाइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए हम समझते हैं हम इसके बारे में कि हमारे देश के जो परमाणु ऊर्जा जो कार्यक्रम हुआ वो किस तरह से शुरू हुआ और यह अभी किस तरह से कार्य करता है, उसके बारे में दोस्तों हम समझते हैं। और इसका कुछ पॉइंट्स होंगे जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपको क्वेश्चन इससे निकलेंगे जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों हम समझते हैं सबसे पहले जो कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जो शुरुआत हुआ परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में। तो दोस्तों 10 अगस्त 1948 को जो कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में जो कि परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना किया गया। 10 अगस्त 1948 में जो कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को जो कि परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना किया गया। तो इस तरह से जो कि भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जो शुरुआत हुआ जो कि 10 अगस्त 1948 से जो कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। दोस्तों उसके बाद समझिए, अब चलते हैं हम जो कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो कि पहला इसका है, हम समझेंगे जो कि भारतीय परमाणु अनुसंधान केंद्र में जो कि एक संस्था है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, उसके बाद है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, उसके बाद है राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जिसको हम RRCAT बोलते हैं, उसके बाद है परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र जिसको VECC बोलते हैं यानी वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर। दोस्तों समझिए इस चारों के बारे में हम समझेंगे बारी बारी से विस्तार से। तो सबसे पहले हम समझते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के बारे में यानी बार्क के बारे में समझेंगे, BARC बार्क। दोस्तों चलिए 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग का तो गठन हो गया जो कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में। तो उसके बाद जो कि दोस्तों 3 जनवरी 1954 को जो कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का स्थापना किया गया डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो कि परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, उन्हीं के द्वारा जो कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का स्थापना किया गया जो कि 3 जनवरी 1954 को किया गया। और इसका जो मुख्यालय है वो है अभी ट्रॉम्बे मुंबई में, मुंबई के ट्रॉम्बे में इसका अभी मुख्यालय है। दोस्तों समझते हैं इसका कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसके बारे में समझते हैं जो कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का यानी बार्क का। दोस्तों यहाँ पे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है इससे पहले इसका नाम था, जब इसका स्थापना हुआ उस समय इसका नाम था एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, जो कि इसका बार्क यानी बार्क तो नाम बाद में पड़ा है 1966 में। इसके बारे में हम समझेंगे। पहले जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का नाम था वो AEET यानी एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे के नाम से जाना जाता था जो कि 3 जनवरी 1954 में जब इसका स्थापना हुआ था तब। दोस्तों 3 जनवरी 1954 में जो इसका स्थापना हुआ AEET के रूप में, दोस्तों 3 जनवरी 1954 को जो इसका स्थापना हुआ उसके बाद अगस्त 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग का स्थापना किया गया जो कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा विभाग का स्थापना किया गया। और परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत ही भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भी कार्य करता है। और परमाणु ऊर्जा विभाग जो होता है वो प्रधानमंत्री के अधीनस्थ होता है। दोस्तों चलिए 3 जनवरी 1954 को इसका स्थापना हुआ और AEET को जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत रखा गया। तो जब दोस्तों 1966 ईस्वी आया तो 1966 में जो कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो कि AEET के जो अध्यक्ष थे तो उनका जो कि दुखद निधन हो गया हवाई दुर्घटना में। दोस्तों उसके बाद जो कि 1966 के बाद इसका नाम बदल दिया गया, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र इसका नाम रख दिया गया 1966 में, जो कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के मृत्यु के बाद इसका नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रख दिया गया।
जिसे हम बार्क के नाम से जानते हैं, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से हम जानते हैं। 1966 तक इसका नाम था बार्क का भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे के नाम से जाना जाता था, जो कि मुंबई के ट्रॉम्बे में अभी भी इसका मुख्यालय है। तो दोस्तों चलिए आप समझे होंगे इसके कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। अब समझते हैं दोस्तों, जो कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो कि किस एरिया में, किस क्षेत्र में रिसर्च करता है, किस क्षेत्र में यह अनुसंधान करता है, उसके बारे में सभी डिपार्टमेंट को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इसका जो अनुसंधान का क्षेत्र है वो न्यूक्लियर साइंस में है, यानी परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में यह रिसर्च करता है। और इसका जो कि केमिकल इंजीनियरिंग में भी रिसर्च करता है, और मटेरियल साइंस एंड मेट्रोलॉजी में इसका जो कि रिसर्च होता है, अनुसंधान होता है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में भी इसका बड़ा रिसर्च होता है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो इसका रोल है वो चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे बड़ा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का, जो कि मेडिसिन और बायोलॉजी के क्षेत्र में, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारे जो कि रेडियोलॉजी विज्ञान जो होते हैं, जो कि रेडियोलॉजी यानी जो कैंसर उनसर जो होता है, रेडिएशन के माध्यम से जो बीमारी होता है, जो कैंसर होता है, उस चीज पर रिसर्च करता है, उसको जांच का पता लगाना, उसका उपचार किस तरह से होगा, वैसे मेडिसिन का, वैसे दवाओं का, वैसे टेक्नोलॉजी को ईजाद करता है, उस पर रिसर्च करता है, जो कि बायोलॉजी एंड मेडिसिन के क्षेत्र में, जो कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं एडवांस कंप्यूटिंग यानी सुपर कंप्यूटर यानी उन्नत पीढ़ी के कंप्यूटरों का इसमें शोध होता है, रिसर्च होता है, जो कि बहुत ताकतवर सुपर कंप्यूटर का इसमें शोध होता है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में। और यहाँ पे हाई एनर्जी प्लाज्मा फिजिक्स के क्षेत्र में भी यहाँ पे रिसर्च होता है। तो चलिए दोस्तों आप समझिए कि किस तरह से भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में रिसर्च होता है, इसका स्थापना कब हुआ, इसका क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि था और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके बारे में आप दोस्तों विस्तार से समझे होंगे। तो चलिए दोस्तों अगला समझते हैं, जो कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के माध्यम से ही, सहायता से ही इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी IGCAR का गठन किया गया। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च का गठन किया गया, जो कि इसका स्थापना हुआ 1971 ईस्वी में। और इसका जो मुख्यालय है वो तमिलनाडु के कलपक्कम में है। इसका मुख्यालय कहाँ है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का? तो कलपक्कम यानी तमिलनाडु के कलपक्कम में इसका मुख्यालय है। इसका स्थापना 1971 ईस्वी में किया गया। तो दोस्तों ये जो है इंदिरा गांधी परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र, इससे पहले इसका नाम था रिएक्टर रिसर्च सेंटर था। रिएक्टर यानी परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में जो कि रिएक्टर होते हैं ना, जो रिएक्टर एक तरह से भट्टी होता है, इसमें परमाणु एनर्जी जो बनते हैं, तो वो चीज पर इस रिसर्च करता था, इसलिए इसका पहले नाम था रिएक्टर रिसर्च सेंटर। उसके बाद इसको इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र नाम दिया गया। अब दोस्तों समझिए कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का जो प्रमुख कार्य है उसके बारे में समझते हैं। इसको आप समझ लिए कि इसको पहले तो RRC के नाम से जाना जाता था, यानी कि रिएक्टर रिसर्च सेंटर, उसके बाद इसका इंदिरा गांधी नाम पड़ा। और आगे चलिए इसको समझते हैं। इसका जो प्रमुख कार्य है दोस्तों उसमें है कि फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर का शोध करता है। अब समझते हैं कि फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर होता क्या है। तो रिएक्टर सबसे पहले समझते हैं दोस्तों। तो रिएक्टर जो होता है दोस्तों, जैसे कि जो न्यूक्लियर एनर्जी को बनाने का जो भट्टी होता है, एक तरह से न्यूक्लियर एनर्जी को बनाता है, जो कि रिएक्टर में जो कि यूरेनियम का इस्तेमाल करके इस रिएक्टर से जो कि परमाणु एनर्जी को बनाया जाता है, तो दोस्तों उसे हम रिएक्टर कहते हैं। तो दोस्तों फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर क्या होता है? तो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर जो होता है दोस्तों, जो कि कोई भी रिएक्टर जो होता है उसमें जो संचालित करने के लिए ईंधन होता है, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में जो संचालित करने के लिए जो ईंधन का प्रयोग किया जाता है, उस संचालित किए हुए ईंधन से कई गुना ज्यादा जो कि परमाणु ईंधन का ये उत्पादन करता है। तो समझिए कि फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर किस तरह काम करता है, जो कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में इसका रिसर्च होता है फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर का, जो कि इसमें जो संचालित करने के लिए जो ईंधन का प्रयोग होता है उससे कई गुना ज्यादा जो कि परमाणु ईंधन का ये उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है। और इस पर रिसर्च होता है किस तरह से, और इसमें जो कि दोस्तों समझिए कि दुनिया में ये पहला था जो कि फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर जो है, जो कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का जो रिएक्टर है, जो कि फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर, जो कि दुनिया में ऐसा पहला रिएक्टर है जिसमें कि यूरेनियम और प्लूटोनियम का जो कि मिश्रित कार्बाइड ईंधन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि यूरेनियम और प्लूटोनियम का मिश्रित कार्बाइड ईंधन का प्रयोग करने वाला ये दुनिया में पहला जो कि फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर बना था, जो कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में ये रिएक्टर मौजूद है। दोस्तों समझिए किस तरह से फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर, जो कि दुनिया का ऐसा पहला रिएक्टर है जो कि भारत में निर्माण हुआ इसका, जो कि यूरेनियम और प्लूटोनियम का मिश्रित कार्बाइड ईंधन का प्रयोग करता है। और भारत जो कि फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर टेक्नोलॉजी को प्राप्त करने वाला दुनिया में 7वां देश है। इससे पहले 6 देश इस टेक्नोलॉजी को प्राप्त कर चुके थे, अपना स्थापित कर चुके थे इस रिएक्टर को, लेकिन भारत जो कि 7वां देश बना था, जो कि फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर को बनाने वाला है, दुनिया का 7वां देश बना था। और दुनिया का ऐसा पहला देश बना था जो कि यूरेनियम और प्लूटोनियम के मिश्रित
कार्बाइड ईंधन का प्रयोग इस रिएक्टर में किया जाता है। और अन्य जो रिएक्टर होते हैं उसमें जो कि प्लूटोनियम या यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, जो कि अलग अलग मात्राओं में उसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों समझिए किस तरह से जो फास्ट फीडर टेस्ट रिएक्टर है। और साथ ही साथ दोस्तों समझिए कि कलपक्कम में ही एक रिएक्टर है, जो कि कलपक्कम का ही एक मिनी रिएक्टर है जिसका नाम है कामिनी रिएक्टर है। तो कामिनी रिएक्टर जो दुनिया में ऐसा एक रिएक्टर है, वो जो विश्व का ऐसा प्रथम रिएक्टर कामिनी है, जो कि थोरियम 31 ईंधन का प्रयोग करता है। जो दुनिया में जितने भी अभी रिएक्टर मौजूद है वो यूरेनियम और प्लूटोनियम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो कामिनी रिएक्टर है कलपक्कम में, जो कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की जो मिनी रिएक्टर है कलपक्कम में, जो जिसका नाम है कामिनी, वो दुनिया का ऐसा पहला रिएक्टर है जो कि थोरियम 31 का प्रयोग करता है। और साथ ही साथ उसका जो कि यूरेनियम 233 का इस्तेमाल करता है उस ईंधन में, जो कि थोरियम और यूरेनियम 233 का जो कि एक तरह से चक्र ईंधन का इस्तेमाल करता है, जो कामिनी मिनी रिएक्टर कलपक्कम में है। तो विश्व का पहला ऐसा रिएक्टर है जो कि थोरियम 31 का प्रयोग करता है, और इसके जो चक्र में यूरेनियम 233 भी मौजूद रहते हैं। और ऐसे जो अन्य रिएक्टर होते हैं उसमें यूरेनियम का 235 यूज होता है, लेकिन इसमें जो कामिनी रिएक्टर है उसमें यूरेनियम का 233 यूज होता है, और इसमें साथ में थोरियम 31 का भी एक चक्र इस्तेमाल किया जाता है ईंधन के रूप में। तो चलिए दोस्तों आप समझे हैं इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के बारे में। तो चलिए अब समझते हैं कि राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी RRCAT के बारे में समझते हैं। तो राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र, तो इसका जो स्थापना हुआ दोस्तों 1984 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ है। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का RRCAT का इसका स्थापना 1984 हुआ। इसका मुख्यालय मध्य प्रदेश के इंदौर में है। मध्य प्रदेश के इंदौर में किसका मुख्यालय है? तो राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का। और इसका जो मुख्य कार्य है दोस्तों वो लेजर साइंस और एक्सीलरेटर साइंस में इसका मुख्य योगदान है, जो कि ये जो शोध करता है, जो रिसर्च करता है राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कि लेजर विज्ञान और एक्सीलरेटर विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च करता है। तो एक्सीलरेटर जो होता है दोस्तों, जैसे कि आवेशित कण होते हैं, चार्ज पार्टिकल को जो कि एक तरह से गतिज ऊर्जा प्रदान करता है एक्सीलरेटर, तो उस क्षेत्र में यह काम करता है। और लेजर के क्षेत्र में काम करता है। लेजर जो कि बहुत सारे जो कि चिकित्सा क्षेत्र में इसका इस्तेमाल होता है लेजर का, और साथ ही साथ डिफेंस क्षेत्र में इसका योगदान होता है। लेजर साइंस के द्वारा इसमें शोध करके इस टेक्नोलॉजी को इजाद किया जाता है। इस पर शोध होता है किसमें? राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी में किसका शोध होता है? तो लेजर और एक्सीलरेटर का शोध होता है। तो समझिए दोस्तों किस तरह से आप इसमें समझ चुके हैं राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम समझते हैं जो कि अगला है, इसमें परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र यानी कि वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, जो कि परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र है, जिसका स्थापना 1977 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में इसका मुख्यालय है। इसका स्थापना 1977 में हुआ, जो कि परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र का। और इसका जो प्रमुख कार्य है दोस्तों वो परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में तो काम करेगा ही करेगा, साथ ही साथ इसका जो काम है वो रेडियो आइसोटॉप्स का प्रोडक्शन करना, रेडियो आइसोटॉप्स का निर्माण करना है, और साथ ही साथ रिएक्टर डैमेज के क्षेत्र में जो कि शोध करना है। तो परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में तो काम करेगा ही, और रेडियो आइसोटॉप्स जो होता है दोस्तों, रेडियो आइसोटॉप्स जो कि चिकित्सीय क्षेत्र में इसका सबसे बड़ा काम होता है। जैसे कि रेडियो आइसोटॉप्स के माध्यम से जो कैंसर का इलाज होता है, इसमें P32 कैंसर का उपचार का पता लगाना, उसका जो कि किस तरह से उसका उपचार होगा, उसका जांच किस तरह से होगा, P32 कैंसर और कैंसर के विभिन्न प्रकारों का इसमें इस रेडियो आइसोटॉप्स के शोध के माध्यम से उस चीज को पता किया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों जो होता है जो कि TC99M, जिसमें मस्तिष्क, थायराइड, फेफड़ा, आंत, हृदय को जो एक तरह से स्कैनिंग किया जाता है, इसी क्षेत्र में जो कि रिसर्च करके उस क्षेत्र को जांच के लिए टेक्नोलॉजी को याद किया जाता है, जो कि TC99M। यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं कौन कौन से बीमारी में जो कि रेडियो आइसोटॉप्स शोध के माध्यम से कौन कौन से बीमारी में जो कि इसका इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इसको जांच किया जाता है और इसका उपचार क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं लिस्ट यहाँ पे। तो समझिए दोस्तों यहाँ पे रेडियो आइसोटॉप्स के द्वारा जो कि चिकित्सीय क्षेत्र में कैंसर के इलाज में उपचार, उसका जो जांच होता है उसके बारे में इसमें रिसर्च होता है। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें बहुत सारे क्षेत्र में रिसर्च होता है, रेडियो आइसोटॉप्स के माध्यम से जो रिसर्च होता है, जो कि चिकित्सीय क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देता है। और आगे देखिए रिएक्टर डैमेज। तो रिएक्टर डैमेज होता है मतलब कि दोस्तों रिएक्टर डैमेज जैसे परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र जो है, रिएक्टर डैमेज यानी कि जो रिएक्टर कार्य करता है, जो कि परमाणु केंद्र में, परमाणु ऊर्जा केंद्र जो रिएक्टर कार्य करते हैं, जिसमें कि बिजली उत्पादन होता है, बहुत सारे जो कि एनर्जी उत्पादन होता है, न्यूक्लियर एनर्जी जो भट्टी में उत्पादन किए जाते हैं, जो कि परमाणु ऊर्जा। तो वो जो रिएक्टर है, तो रिएक्टर किस तरह से काम कर रहा है और नए नए प्रकार के रिएक्टर्स का शोध करता है, और रिएक्टर को अच्छा तरह से ध्यान देता है कि रिएक्टर कोई ब्लास्ट नहीं हो जाए, उस चीज पर इसका शोध होता है। और साथ ही साथ नए नए प्रकार के रिएक्टर्स, अलग अलग टेक्नोलॉजी का इजाद रिएक्टर्स के क्षेत्र में योगदान देता है। और रिएक्टर्स के जो डैमेज की जो गतिविधि होता है उस पर इसका बहुत बड़ा नजर रहता है, जो कि इस पर क्या क्षति होने वाला है, कोई रिएक्टर में तो कोई क्षति ब्लास्ट नहीं होने वाला है, उस चीज को शोध करता है दोस्तों। आप इस तरह से इसमें समझे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मुझे उम्मीद होगा दोस्तों कि आप ये सभी जो कि चारों समझे होंगे, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र और राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी और परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र के बारे में दोस्तों आप विस्तार से समझे होंगे, मुझे उम्मीद होगा दोस्तों। और आपको
दिमाग में बैठ चुका होगा। दोस्तों समझिए किस तरह से ये जो आपको हम बतलाए हैं इसमें परमाणु अनुसंधान एवं विकास के प्रमुख केंद्रों के बारे में, तो ये आपको एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही साथ दोस्तों आप इसको नॉलेज के बेस पर भी समझ सकते हैं। आपको भारतीय होने पर एक गर्व महसूस होगा कि हमारा भारत देश जो है कि न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में कितना बड़ा योगदान दिया है, कितना बड़ा योगदान कर रहा है और नए नए टेक्नोलॉजी का इजाद कर रहा है न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में। भारत जो कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर देश है। दोस्तों समझिए किस तरह से परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का ये योगदान रहा और भारत का ये जो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में जो प्रमुख केंद्र है उसके बारे में हमने आपको समझा दिया। दोस्तों मुझे उम्मीद होगा कि आप इस वीडियो को लेकर अच्छी तरह समझोगे। इसी के साथ दोस्तों हम इस सेशन को एंड करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।